हेलो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही होंगी आज आपके यूनिट 1 के रिवीजन क्लास के बारे में, जो कि इंट्रोडक्शन टू स्पीच एंड स्पीच प्रोडक्शन का ये आपका पेपर है। इसके हम आपके पूरे रिवीजन करवाएंगे एक यूनिट कंप्लीट यूनिट में। और आज ये वीडियो आने में लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सुबह में रिकॉर्ड तो कर लिया था वीडियो, बट आप देख रहे होंगे कि मैंने सेकेंड ईयर का जैसे ही अपलोड किया उसमें वॉइस की प्रॉब्लम आने लगी, और ये प्रॉब्लम बहुत मुश्किल से जो है वो ठीक हुआ है। ठीक है, मुझे पता ही नहीं चला और सेटिंग में जो है वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो मैं दोबारा से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो ये मतलब एक एक्स्ट्रा वर्क जो है वो मुझे पड़ रहा है, इस वजह से ये वीडियो भी थोड़ी लेट हो गई। बट ये है कि मैं करा दूँगी, इसका भरोसा रखिए। मैं आपको जितना एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगा उतना करा दूँगी। ठीक है, तो ये है हमारा, जो इसमें हमें वाड़ी का परिचय और उत्पादन है, और ये यूनिट बाय यूनिट देखिए इसमें लिखा गया है सब कुछ। 1.1 आपका है डिफिनीशन ऑफ स्पीच, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉर्मल स्पीच एंड फंक्शन ऑफ स्पीच के बारे में आपको पढ़ना है। तो वाड़ी क्या है, वाड़ी के क्या कार्य होते हैं, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। पैरामीटर ऑफ स्पीच के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। क्या रेस्पिरेटरी क्या होता है, फोनेट्री क्या है, आर्टिकुलेटरी क्या है, रेजोनेटरी क्या है, रेगुलेटरी क्या है, सारे सिस्टम को पढ़ रहे होंगे, बस उतना जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आप पढ़ेंगे, एज अ रिवीजन क्लास इसे लीजिएगा, और जितना इंपॉर्टेंट है सारा कुछ कर रहे होंगे। अगला है स्पीच एज एन ओवरलेड फंक्शन के बारे में इसमें पढ़ेंगे, और इंट्रोडक्शन टू स्पीच एंड स्पीच डिसेबिलिटी। तो ये आपका 5 टॉपिक है, और इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला बात तो 1.1 अच्छे से करिएगा, इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा आप। ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्पीच आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी पूछा जाता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के तो नहीं बनता है वैसे, और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बनता है, तो उसको आप जो मैं पॉइंट आउट करते रहूँ कि हाँ इसको नोट कर लेना, इसको पढ़ लेना, वो आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। और स्पीच एंड ओवरलेड फंक्शन आप पढ़ लीजिएगा एक बार, और ये बहुत इजी है, इसमें तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही आपसे पूछा गया है, तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो जहाँ जो बहुत ज़्यादा फोकस करने का है वो 1.1, 1.2 और 1.5। ठीक है, बाकी आप एक बार वैसे पढ़ लीजिएगा। तो बात करते हैं क्या विशेषताएं होती है मतलब वाड़ी की। चलिए, तो बात करेंगे सामान्य वाड़ी की परिभाषा और उसकी विशेषताएं और उसके कार्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो वाड़ी जो होती है, सबसे पहले वही जानते हैं कि वाड़ी क्या होती है। ठीक है, तो वाड़ी के बारे में हम समझेंगे। देखिए, वाड़ी क्या होती है, मौखिक रूप से जो हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसे हम वाड़ी कहते हैं। मैं बिल्कुल इजी वे में आपको समझा रही हूँ कि जैसे जब आप बोल रहे हैं तो आप मौखिक रूप से एक लैंग्वेज का सहारा लेकर के आप मौखिक रूप से जो बातें बोलते हैं वही आपकी वाड़ी होती है। ठीक है, जैसे मैं मौखिक रूप से बोल रही हूँ, तो मौखिक रूप से जो ध्वनियाँ मुँह से बाहर निकलती हैं वही आपकी वाड़ी होती है। कुछ परिभाषाएँ, मतलब पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि वाड़ी भी 2 प्रकार की होती है, एक सामान्य वाड़ी, एक असामान्य वाड़ी। सामान्य वाड़ी का मतलब होता है कि एक ऐसी वाड़ी एक ऐसी वाड़ी जो किसी व्यक्ति की वाड़ी, जो वातावरण, उसकी संस्कृति, उसकी उम्र, उसकी लिंग, सामाजिक आर्थिक स्तर, इन सब के अकॉर्डिंग रहती है, शैक्षणिक स्तर के और अधिकांश लोगों से मिलती जुलती रहती है, तो वो सामान्य वाड़ी होती है। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तो जैसे मेल है तो मेल की जैसी आवाज़ निकले तो सामान्य वाड़ी, अगर मेल है और फीमेल जैसी आवाज़ निकले तो सामान्य वाड़ी तो नहीं होगी, वो एक अलग वाड़ी होगी, वो भी बताएंगे आपको। जैसे उम्र है, ठीक है, उम्र के अकॉर्डिंग निकले, जैसे हैं तो बहुत बड़े लेकिन बोलते बिल्कुल बच्चे जैसा है, तो भी वो समानवाड़ी नहीं होगी। समानवाड़ी क्या है, जो उम्र के भी अनुसार हो, आपके लिंग के भी अनुसार हो, आपकी आर्थिक सामाजिक स्थिति के अनुसार हो, वो सब कुछ आपकी सामान्यवाड़ी के अंतर्गत आती है। अगला है आपका असामान्य वाड़ी, मतलब सामान्य के जस्ट विपरीत असामान्य, तो सामान्य के जैसा ना हो, उम्र के अनुसार ना हो, लिंग के अनुसार ना हो, है तो मेल बोलते हैं फीमेल जैसा, ठीक है पाना चाहिए तो हाई पिच पाया जाता है, लो पिच। इस तरीके से जब आवाज़ रहेगी, जब वातावरण के अनुकूल नहीं रहेगी, जैसे बहुत अगर हम बात करते हैं कि वातावरण खुशी वाला है, आप वहाँ पे दुख वाला एक्सप्रेशन दे के बोल रहे हैं, तो वो भी समानवाड़ी नहीं है। समानवाड़ी वो है जो उम्र, लिंग, आर्थिक स्थिति, वातावरण सभी के अनुकूल हो, वो आपकी समानवाड़ी होती है, और उसके जस्ट विपरीत आपकी असामान्यवाड़ी होती है। ठीक है, अब बात करेंगे स्पीच की, 1-2 डिफिनीशन हम पढ़ लेते हैं स्पीच की, वो हमारे लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारी डिफिनीशन हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ग्रे एंड वाइज के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा।
तो वो है कि वाणी एक ऐसी प्रक्रिया है जो भाषाई संकेतों को सार्थकता के साथ ध्वनि के रूप में व्यक्त करती है। मतलब वाणी क्या होती है, जो हमारी जो भाषाई संकेत है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम व्यक्त करना चाहते हैं, तो जब उसको हम मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं वही आपकी वाणी कहलाती है। ठीक है, और वैन राइपर के अनुसार भी एक परिभाषा दी गई है कि वाणी संप्रेषण की एक ऐसी पद्धति होती है, मतलब आपका हमारे साथ, हमारा आपके साथ कम्युनिकेट करने का एक जरिया होती है, जिसमें हम अपने सोच और विचार को व्यक्त करते हैं। और वो व्यक्त हम कैसे करते हैं, ध्वनि संकेत के रूप में हम सुनते हैं और उसको समझते हैं, वो वाणी होगी। अगर ध्वनि संकेत के रूप में नहीं बोली जाएगी, मतलब आवाज़ नहीं होगी, तो वो वाणी नहीं होगी। जब हम अपने भाषाई संकेतों को, अपने विचार को, अपनी भावनाओं को ध्वनि का रूप देकर के व्यक्त करते हैं, तो वो वाणी होती है। ठीक है, और ये जो भाषा है वो सुनाई पड़ने योग्य हो, प्रदर्शन करने वाली वाणी होती है। और दूसरे शब्दों में भाषा का मौखिक रूप से जो व्यक्त करने की प्रक्रिया होती है वो वाणी होती है। ठीक है, कुछ और परिभाषाएं हैं, उसे आप पढ़िएगा एक बार। और ये भी याद रखिएगा कि जो सामान्य बातचीत में व्यक्ति जो है वो लगभग 45 से 85 dB जो है वो ध्वनि का प्रयोग करता है। अगला है सामान्य वाणी की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, तो वो पढ़ लीजिए आप। सामान्य वाणी जो होती है वो किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को हम वाणी कहते हैं, और सामान्य वाणी की में उचित तीव्रता, उचित तारत, उचित जो है आपका गुण, ये सारी चीज़ें होती हैं। और वाणी की उत्पत्ति की प्रक्रिया भी बहुत ज़्यादा जटिल होती है, वाणी का उत्पादन बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। हम अगर मान लीजिए आपका स्पीच ऑर्गन सब बढ़िया है तो हम सहज रूप से वाणी का उत्पादन करना सीख जाते हैं, लेकिन ये वास्तव में वाणी का उत्पादन करना ये बहुत हार्ड प्रक्रिया, एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। यो इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो मिलकर इससे बनती है। और किसी भी मनुष्य के जो व्यक्तित्व की पहचान है वो उसके वाणी के द्वारा ही होती है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान उसके वाणी के द्वारा होती है। जैसे अगर व्यक्ति है वो बिल्कुल सभ्यता से बात कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कि अच्छा पर्सन है, इसका व्यक्तित्व अच्छा है, बढ़िया इंसान है। और अगर वही व्यक्ति है जो गाली गलौज बात कर रहा है, या फिर अगर हम बात करते हैं बोलते वक्त वो बड़े छोटों का लिहाज नहीं करता है, तो उससे उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है। ठीक है, अस्पष्ट एवं मधुर वाणी किसी को भी प्रभावित कर देती है, मतलब अस्पष्ट वाणी रहेगी तो वो किसी को भी प्रभावित कर देगी। यदि किसी व्यक्ति की वाणी एवं भाषा अधिकांश लोगों जैसी है तो वो सामान्य वाणी रहती है। और वाणी की कुछ विशेषताएं हैं, ये प्रमुख विशेषताएं हैं, आपको याद रखना है कि वाणी उद्देश्यपूर्ण होती है, संप्रेषण पूर्ण होती है, इसमें अच्छे आवाज़ की जो गुणवत्ता होती है, उतार चढ़ाव इसका सही होता है, सजीवता होती है, वक्ता के हाव भाव और बर्ताव के अनुकूल होती है। ठीक है, कुछ और भी विशेषताएं हैं, एक एक करके सारी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे हम। इसमें पर्याप्त तीव्रता होती है, स्पष्ट वाणी होती है, प्राकृतिक वाणी होती है, आनंददायक होती है, वाणी का दर होता है, दबाव होता है, स्वरबद्धता होती है। ठीक है, अब एक एक करके हम बात करते हैं कि वाणी उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। उद्देश्यपूर्ण का मतलब होता है कि वाणी के द्वारा किसी को भी प्रभावित करने के लिए वाणी का उद्देश्यपूर्ण होना आवश्यक है। जिस उद्देश्य के लिए प्रकार की बात हो रही है वह उद्देश्य हमारी वाणी में स्पष्ट रखनी चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे बोलने में आपको, मतलब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इसमें आपको नॉलेज मिलनी चाहिए। अगर मैं आपको मैं तो मेरा काम, मैं तो आपको पढ़ाने के लिए जो है ये वीडियो बना रही हूँ, और पता लगा इसमें मैं कहानियाँ गढ़ने लगूँ या फिर मैं आपको कोई और बात बताने लगूँ, जिस उद्देश्य को लेकर के काम शुरू किया गया था वो उद्देश्य जब वाणी में झलकता है तो वो उद्देश्यपूर्ण वाणी आपकी होती है। अगला है संप्रेषणपूर्ण। संप्रेषणपूर्ण का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार की वाणी जो है वो स्पष्ट अर्थों द्वारा श्रोता तक पहुंचनी चाहिए। मतलब जब एक स्पष्ट अर्थ में जब सुनने वाला जो है उस तक वो पहुंचती है। और संप्रेषण तभी संभव है जब संप्रेषित किए जाने वाले व्यक्तियों को अर्थ का पूर्ण रूप से एहसास हो। जैसे मैं आपसे जो बोल रही हूँ आप उसका मीनिंग समझ पाएँ कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, वही आपकी संप्रेषणपूर्ण वाणी होती है। और उसके बाद बात करते हैं, अच्छी आवाज़ की गुणवत्ता भी होनी चाहिए। आवाज़ भी बहुत ज़्यादा कर्कशपूर्ण, खरखराहट और हकला कर, तुलतुला कर ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो बोला जा रहा है बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। तो बातचीत के प्रभावी यंत्र के रूप में प्रयोग करने के लिए वक्ता की वाणी की जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, और इसे अस्पष्ट, कर्कश, अधिक तीव्र प्रकार और ज़्यादा अनुनासिक नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नकियानापन जो है वो भी नहीं होना चाहिए। और वक्त की जो आवाज़ है उसकी उम्र एवं लिंग के अनुसार वो सही होना चाहिए। जैसा व्यक्ति का उम्र है, मतलब बोलने वाला वक्ता जो है उसकी उम्र लिंग के अनुसार वो होना चाहिए। ठीक है, वाणी से किसी भी प्रकार का जो तारत या तीव्रता दोष नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट है आपका उतार चढ़ाव। वाणी में लचीलापन होना जरूरी होता है, वरना वाणी एक ही सुरियों लय में सुनाई देगी। मतलब वाणी में एक उतार और चढ़ाव होना चाहिए, मतलब एक ही सिक्वेंशियल वे में आपको नहीं बोलना है कि आप बोलते चले जाएं, उसको सुनने में एक मतलब इंसान को बोरियत जैसा फील होने लगता है। तो एक उतार चढ़ाव के साथ आपको बोलना चाहिए। बोली के अंतर्गत जो है यह लचीलापन वाक्यों की लंबाई, वाक्यों के बीच के अंतराल को बढ़ाकर या घटाकर भी दिया जा सकता है। वाणी को बोलते वक्त सही उच्चारण भी होना चाहिए। सही उच्चारण का मतलब है आप जो बोल रहे हो स्पष्ट हो, समझ में आए सामने वाले को, ऐसी वाणी होनी चाहिए। वाणी किसी भी भाषा में बोली जाए उसका उच्चारण सही रूप से होना चाहिए। मतलब आप लैंग्वेज कोई भी यूज करें, आप इंग्लिश यूज करें, हिंदी यूज करें, कोई भी लैंग्वेज यूज करें, जो भी लैंग्वेज आप बोलें वो स्पष्ट हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं। उच्चारण के समय प्रत्येक अक्षर का स्थान एवं व्यवहार के आधार पर उच्चारण का सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए, जिससे उच्चारित वाणी शुद्ध एवं स्पष्ट हो। अगला है सजीवता, मतलब रस भरी होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की वाणी अभिरुचि एवं उत्साह से बोली गई है तो उसमें सजीवता झलकती है। मतलब जब आप बोल रहे हैं तो आपके चेहरे पर एक उत्साह हो, एक प्राकृतिक वाणी जो आप कहते हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब जब वक्ता बोलने के लिए प्रोत्साहित एवं अभिरुचि नहीं लेता है तो वाणी में सजीवता नहीं रहती, अर्थात वक्ता की वाणी उदासीन और एक जैसी होगी तो उसकी वाणी को सुनने वाला कोई रुचि नहीं लेगा। मतलब जब आप बोल रहे हैं तो आपके चेहरे पर वो भाव झलकने चाहिए, भाव झलकेंगे तो वो वाणी सुनने में भी अच्छी लगेगी। जब आप एक ही सुर में, एक ही टोन में बोलने लगते हैं तो वो कर्कश भरी वाणी हो जाती है, जिसको सामने वाले को सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता है। अगला है वक्ता के हाव भाव या बर्ताव। अगर वक्ता बोलते समय सही ढंग से नहीं बैठा है या खड़ा है और उसके हाथ और मुंह के ऊपर हैं तो उच्चारित वाणी शुद्ध और स्पष्ट नहीं होगी। वक्ता के हाव भाव का मतलब होता है कि जब वक्ता बोल रहा है तो उसका एक उचित हाव भाव होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप मुंह पे हाथ रख के बोल रहे हो, ठीक है, या फिर किसी गमछे से मुंह को बांध लीजिए फिर आप बोल रहे हो, तो उसको जो आप बोलेंगे ना वो स्पष्ट नहीं होगा। जब चीज़ें स्पष्ट नहीं रहती हैं तो कोई नहीं सुनता है, ठीक है। मैं ही बोलूँ और आपको समझ में कुछ भी ना आए तो क्या आप दोबारा से वीडियो पे आएंगे? नहीं आएंगे। आपको लगेगा कि चलो ठीक है ये टाइम पास के लिए अपना बना रही है, हम बनाने दीजिए। लेकिन मैं जो आपको बोलूँ वो एक स्पष्ट हो, आप समझ पाएँ, तो वो आप सुनने में भी आपको अच्छा लगेगा। आपके काम की चीज़ रहेगी तो फिर आप सुनेंगे वो। अगला है फंक्शन ऑफ स्पीच। वाणी के क्या क्या कार्य होते हैं उसको हमें पढ़ना है। वाणी के जितने भी कार्य होते हैं सब हम पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, उसके बाद आप खुद ही निकाल पाएंगे। वाणी के कार्य का मतलब समझते हैं। वाणी के कार्य का मतलब होता है कि जब आप बोल रहे हैं, मतलब जब बोल करके क्या क्या कर सकते हैं, मतलब आप बोल करके क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वही वाणी के कार्य होंगे। जैसे हम बोल कर क्या कर लेंगे, बोलकर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षक हमें बोलकर ज्ञान दे सकता है। बोलकर और क्या कर लेंगे, हम बहुत सारी सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है, सूचनाएं मिल जाएंगी हमें, हम मनोरंजन कर सकते हैं अपना। तो ये ऐसे कुछ काम है वाणी के, और बाकी आप और निकाल लीजिएगा, इसमें मैं कुछ इंक्लूड कर रखा है तो वो आपको बता देती हूँ। ध्यान को आकर्षित करना। वाणी का प्राथमिक कार्य क्या होता है कि यह हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो उस वाणी का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो जाता है। जैसे कोई जा रहा है, मैंने एक बार बुलाया, अरे भैया सोहन सुनो जरा, तो उसका जो ध्यान है ना वो हमारी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो किसी का ध्यान को आकर्षित करने में भी वाणी हम भूमिका निभाती है। अगला है सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। वाणी के माध्यम से हम जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं। जैसे एक सूचना मेरे पास है, एक पूरा PDF है हमारे पास और इसमें कुछ नॉलेज है, वो नॉलेज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और कुछ मेरी त्रुटियां रहेंगी वो आप मुझे बताएंगे तो उसमें सुधार हम कर पाएंगे। तो ये जो सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशन है, इनको प्रसारित करने में भी जो है वो वाणी का काम होता है। नेक्स्ट है आपका, अगर हम बात करते हैं तो ये भावनाओं को व्यक्त करने में, जैसे हमारे मन के कुछ भाव या विचार हैं या आपके मन में जो भाव रहते हैं, आप 12 बजे मैसेज कर करके उसको दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो भावनाओं को व्यक्त करने में भी वाणी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे मन में जो भावनाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, उसको व्यक्त करने में जो वाणी है वो अपना एक भूमिका निभाती है। वाणी के द्वारा हम अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकते हैं। अगला है बोली के द्वारा नियंत्रण करने में। देखिए बोली के द्वारा जो है वो कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण कर सकता है। जैसे आपकी माँ आपको डांट दे तो आप शांत होकर खड़े हो जाएंगे। कैसे डांटेंगे? बोलकर ही तो आपको डांटेंगे, ठीक है। तो ये डांटना है क्यों? ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ ही है, ऐसा बहुत सारे जैसे टीचर होते हैं। टीचर ने एक बार हमको, जैसे मान लीजिए क्लासरूम में बच्चे शोर करें, टीचर ने एक बार डांटा, शांत हो
जाओ, बोलना नहीं है अब किसी को। तो वो टीचर अपनी बोली के द्वारा ही हमारे ऊपर नियंत्रण करता है, ठीक है। तो बोली के द्वारा नियंत्रण भी किया जा सकता है, निवेदन भी किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो वही बात है ना कि आप ये चीज़ें रटने वाली नहीं है, आपको समझने वाली हैं कि क्या क्या चीज़ें आप वाणी के द्वारा कर सकते हैं। बोली के द्वारा हम किसी के व्यक्तित्व की पहचान कर लेते हैं, ऊपर ही बता दिया गया है, वाणी के द्वारा व्यक्तित्व की पहचान हो जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं, कोई व्यक्ति अपने विचारों या भावनाओं को प्रकट करने के लिए वो उसके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है कि वो किस टाइप का इंसान है, कैसे वो बोल रहा है, उसके बोलने का क्या तरीका है, कैसे वो बड़ों छोटों का लिहाज करके बोलता है, नहीं बोलता है। तो इससे उसकी व्यक्तित्व की पहचान होती है। जैसे नेता है, अभिनेता है, कोई कथावाचक है आदि के बोलने के ढंग से ही उनको याद किए जाते हैं, क्या वो बोल रहे हैं, उनके बोलने का तरीका क्या है। जैसे ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनके बोलने का तरीका अलग है, ठीक है। तो बोलने के तरीके से उनके जो है उनकी पहचान होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे कवि हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हुए, ठीक है। तो उनके बोलने से ही जो है उनके व्यक्तित्व की जो पहचान हो जाती है। अगला है मनोरंजन के लिए। हम मनोरंजन के लिए भी जो है वो वाणी का इस्तेमाल करते हैं। कोई नाटक, कोई चुटकुला, कोई सिनेमा, कोई गाना, कोई कहानी, कोई मौखिक संप्रेषण, इन सब में हम अपनी वाणी का इस्तेमाल करते हैं और वाणी के ये सब कुछ काम जो है वो वाणी के होते हैं। ये हमारा था 1.1। अब हम 1.2 पे बात करेंगे और एक थोड़ा सा जो है हम फास्ट इसको लेकर के चलेंगे। रीज़न ये है कि जो है आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है, एज अ रिविज़न क्लास इसको लीजिएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उनके लिए मेरी एक सलाह है कि आप लोग क्या करिएगा, पहली बात तो एक बार खुद से पीडीएफ पढ़िएगा, मतलब एक बार वीडियो देख लीजिएगा शुरुआत में, उसके बाद एक खुद से पीडीएफ को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। जो भी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं उसको करिएगा। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन मैंने कुछ करा दिया है, लगभग 20 क्वेश्चन वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। मैंने बहुत पहले बनाया था उसको, ठीक है, जब फर्स्ट ईयर का पिछली बार फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम था तो मैंने बनाया था, तो वो इक्वली हेल्पफुल है आपके लिए, वो कर लीजिएगा। और बाकी मैं कुछ और क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रही हूँ, उसको आप करिएगा। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो ये 6 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम मिला है, तो इसका अच्छे से इस्तेमाल करिएगा। तो पैरामीटर्स पढ़ेंगे, क्या पैमाने होते हैं। तो पैरामीटर का मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका निर्धारित करने वाले तक। तो मतलब जो कोई काम है वो किस तरीके से होगा, उसको क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको उस काम को निर्धारित करेंगी, वो आपके पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो इसका कुछ पढ़ लेते हैं। इसमें इसके 3 टाइप होते हैं, जैसे नॉन सेगमेंटल, सेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल। नाम याद रखना है, इंग्लिश में ही याद रखना है। हिंदी को बहुत ज़्यादा आप इंपॉर्टेंस मत दीजिए, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो ऐसे अतिखंडात्मक, खंडात्मक, पराखंडात्मक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश वर्जन एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आप इसको देख करके मिला लीजिएगा। तो नॉन सेगमेंटल के अंतर्गत वॉइस आता है और वॉइस के अंतर्गत क्वालिटी, लाउडनेस और पिच आती है। मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनिएगा, ठीक है। नॉन सेगमेंटल के अंतर्गत आवाज़ आती है और आवाज़ के अंतर्गत ही गुण, तीव्रता और तारत्व आता है, ठीक है। उसके बाद सेगमेंटल के अंतर्गत आर्टिकुलेशन आता है। आर्टिकुलेशन के अंतर्गत वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट आता है। ये बच्चे ने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, वो आप ध्यान से करिएगा कि आर्टिकुलेशन के अंतर्गत वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट आता है। उसके बाद है सुप्रा सेगमेंटल के अंतर्गत आपका फ्लुएंसी आता है, इंटोनेशन आता है, फ्रेजेज आते हैं, रेट आता है और स्ट्रेस आता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको याद रखना है। इस चार्ट को आपको बिल्कुल याद रखना है। 1-2 बार इस चार्ट को अपने मन से घर पे बनाइएगा अपनी कॉपी में और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है आपका सेगमेंटल के नॉन सेगमेंटल पढ़ेंगे, जिसे आप अविभाजित करना, अतिखंडात्मक, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, इंग्लिश में याद करिए, ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और नॉन सेगमेंटल आता है, ये एक ऐसे लक्षण हैं जो सिर्फ एक सेगमेंटल तक सीमित नहीं रहते हैं, अर्थात एक से ज़्यादा सेगमेंटल और आमतौर पर पूरे वाक्य में लागू होते हैं। कि जैसे आप बोल रहे हैं राम जा रहा है, तो किसी भी वाक्य को बोलते वक्त आपको आवाज़ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये नॉन सेगमेंटल होते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आवाज़ आती है, तो आवाज़ क्या होती है वो समझ लीजिए। कि जैसे देखिए श्वसन होता है, श्वसन के दौरान हम सांस को अंदर और सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो वाणी का उत्पादन ना सांस को बाहर छोड़ते वक्त होता है। जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है, इसको आप बाहर करते हैं, तो इसी के दौरान जो है आपकी बोलने की जो प्रोसेस होती है वो होती है। और फेफड़ों से जो दबावपूर्ण आई हुई जो स्वर होती है, मतलब जब हमारे फेफड़े से जो वायु निकलती है तो गले में एक वोकल फोल्ड पाया जाता है,
ठीक है। आप जो है ये जो पुरुष होते हैं, पुरुष वर्ग में ये थोड़ा सा ज़्यादा निकला उभरा रहता है, तो इस पे कंपन होता है और जैसे ही इस पे कंपन होता है, इसके कंपन के फलस्वरूप एक ध्वनि बाहर निकलती है और उसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वाणी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका वाणी है और इसके अंतर्गत आपका उतार चढ़ाव आता है। चलिए एक एक करके पढ़ेंगे। उतार चढ़ाव क्या होता है, स्वर तंत्र के कंपन से जो तीव्रता में उतार चढ़ाव होता है उसे हम लाउडनेस कहते हैं। अंतराल होता है, जो तीव्रता को हम सुनते हैं उसे पिच या अंतराल कहते हैं। मतलब जो अलग अलग तीव्रता पे हम ध्वनियों को सुनते हैं वही आपका पिच कहलाता है। देखिए हाई पिच जो होती है वो फीमेल में पाई जाती है और लो पिच जो होती है वो मेल में पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। गुण क्या होता है, जो वाणी की गुणवत्ता के बारे में हमें जानकारी देते हैं वो वाणी के गुण कहलाते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे सिगमेंटल के बारे में। तो सिगमेंटल क्या होता है, वाणी को जो छोटे छोटे रूप का हम अध्ययन करते हैं। जैसे वाणी के रूप का मतलब है कि हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन ध्वनियों को क्या गुण है, उसके बारे में कहाँ कहाँ से ध्वनियाँ निकलती हैं, उसका जब हम अध्ययन करते हैं वो आपकी सिगमेंटल के अंतर्गत आता है। इसमें आर्टिकुलेशन आता है। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जो वाक्य ध्वनि को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम उच्चारण कहते हैं। मतलब जो हम बोल रहे हैं उसको उत्पन्न करने की जो प्रोसेस होती है ना, जैसे हम कुछ बोलेंगे, हमारे मुंह से कुछ ध्वनि निकलेगी, उस ध्वनि को उत्पन्न करने का जो प्रक्रिया होती है उसे हम आर्टिकुलेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका जीभ आता है, ओठ आता है, जबड़ा आता है, तालु आता है, तो ये सारे ऑर्गन्स आपके आते हैं। इसमें वॉवेल्स आते हैं, मतलब स्वर बिना किसी अवरोध के तंत्र के द्वारा कंपन से जो उत्पन्न होता है उसे हम स्वर कहते हैं। मतलब जब आप बोल रहे हैं, फेफड़े से वायु निकल रही है, जब वो बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाएगी उसे आप स्वर कहेंगे। और वहीं बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। तो कॉन्सोनेंट होता है कि जो स्वर तंत्र के कंपन के उपरांत, जब स्वर तंत्र होता है हमारा जो वोकल फोर्ड होता है उस पर जब कंपन होता है, उसके कंपन के बाद मुंह के अंदर जब उच्चारण जो अंग होते हैं अगर उनमें किसी प्रकार का कोई घर्षण होता है, किसी घर्षण के माध्यम से वायु बाहर निकले तो वो आपका व्यंजन कहलाएगी। जैसे जब आप का बोलते हैं तो का को बोलते वक्त आप अपने कंठ का इस्तेमाल करते हैं, तो कंठ पर कंपन घर्षण होकर के वायु बाहर निकलती है, उसे तो ये आपका कहलाएगा व्यंजन। तो ठीक है, जब आ बोलते हैं तो आ के बोलने पर फेफड़े द्वारा वायु जो है वो वोकल फोर्ड पे टकराने के बाद मुंह के किसी भी ऑर्गन्स पे जो है वो टच नहीं करती है और क्लियरली बाहर निकल जाती है, तो ये आपके स्वर कहलाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला है सुप्रासिगमेंटल। सुप्रासिगमेंटल जिसे आप पराखंडात्मक भी कहते हैं। तो वाणी का ये गुण होता है जिसके द्वारा किसी भी वाक्य या शब्दों में स्वर शैली पूर्ण लय के द्वारा उस वाक्य या शब्द का महत्व बदल जाता है। ठीक है, जैसे रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। ठीक है, एक कामा के जरिए इसका अर्थ बदल जाता है, तो यही आपका कहलाता है पराखंडात्मक। इसके अंतर्गत फ्लुएंसी आता है, प्रवाह है। जब आप वाणी को बिना रुके बोलते हैं तो वो आपका फ्लुएंसी कहलाता है। और रिदम होता है, जब सुर के बीच में हम उतार चढ़ाव को रिदम कहते हैं। जो आप बोल रहे हैं उसमें जो उतार चढ़ाव होगा वो रिदम कहलाएगा। स्वर शैली होता है, इसके अंतर्गत जो आवाज़ में बदलाव होता है, मतलब जो पिच में बदलाव आता है, जो उतार चढ़ाव के कारण जो बदलाव आता है उसे स्वर शैली कहते हैं। अगला आपका आता है वाक्यांश शैली। मतलब शब्दों को जो छोटे छोटे रूपों में व्यवस्थित करने से उसका जो अर्थ बनता है उसे वाक्यांश कहते हैं। और अगला आपका आता है रेट। रेट का मतलब है एक निश्चित समय, एक निश्चित इकाई में जो बोले गए अक्षर या शब्द होते हैं उसको हम दर कहते हैं। जैसे कोई 1 मिनट में 30 शब्दों को बोल ले रहा है और कोई 1 मिनट में 10 ही शब्द बोल रहा है, तो उसका रेट ऑफ स्पीच जो होता है वो हर एक व्यक्ति में अलग अलग होता है। गति को मापने के लिए 1 मिनट में जो बोले गए शब्द या अक्षर है उसको हम गिनते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना, मतलब किसी एक शब्द या वाक्य पर अधिक बल दिया जाता है तो उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है। और बाकी 1.3 पे बात कर रहे होंगे जो कि हमारा है मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, रेस्पिरेटरी, फोनेटरी, आर्टिकुलेटरी एंड रेजोनेटरी एंड रेगुलेटरी। ठीक है, इसमें हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो अगर हम आपको एक एक पॉइंट डिटेल में समझाने लगेंगे, तो कम से कम 1-1.5 घंटे का आपका यही हो जाएगा। तो हम इतनी चीज़ें पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वाणी के तंत्र के बारे में बात करते हैं, वाणी उत्पादन के तंत्र के बारे में। तो वाणी उत्पादन एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सहायक अंगों
अंगों का प्राथमिक कार्य है भोजन को ग्रहण करना तथा द्वितीयक कार्य है सहयोग देना, मतलब बोलने में सहयोग देना। मतलब जो ये आपके वाणी उत्पादन तंत्र होते हैं, इसमें जो भी इनके प्रथम कार्य होते हैं, देखिए बहुत सारे, जैसे जीभ हो गया, ओठ हो गया, कठोर ताल, नरम ताल हो गया, यूबेला हो गया, ये सब वाणी उत्पादन के अंग कहलाते हैं। मुंह का काम क्या है, मतलब ओठ का काम क्या है, दांत का काम क्या है, भोजन को चबाना। और लार मतलब जीभ का काम क्या है, भोजन में लार का मिक्स करना। तो ये सारे काम इसके, मतलब पहला काम तो यही होता है कि भोजन को ग्रहण करना, भोजन को पचाना, और मतलब ये भोजन से संबंधित काम होता है। और दूसरा काम होता है वाणी को उत्पन्न करना। इन व्यवस्थाओं पर मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण होता है, जिसके पश्चात एक शब्द खंड जो है वो मुख से बाहर निकलता है, जो विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के संपन्न होने पर पूर्ण प्रकार की व्यवस्थाएं निर्मित होती हैं। इसमें अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, फोनेटरी सिस्टम होता है, आर्टिकुलेटरी सिस्टम होता है, रेजोनेटरी सिस्टम होता है और रेगुलेटरी सिस्टम होता है। तो अलग अलग तरह के ये सिस्टम्स होते हैं। पहला है श्वसन तंत्र, जिसे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। यह एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत वातावरण में उपस्थित जो वायु है उसे ऑक्सीजन लेकर के ग्रहण करके एवं नाक से लेकर के फेफड़े तक पहुंचती है। मतलब श्वसन तंत्र क्या होता है, जिसमें हम वातावरण की जो वायु है उसको अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। तो ये आपकी श्वसन क्रिया होती है। और इस प्रक्रिया में दो चीज़ें होती हैं, अगर हम बात करते हैं तो एक हम अंदर लेते हैं वायु को और एक बाहर लेते हैं, और इन दोनों को मिला करके श्वासोच्छ्वास एक क्रिया प्रक्रिया होती है। इसमें अंतःश्वसन और निःश्वसन होता है। अंतःश्वसन का मतलब होता है नाक या मुंह द्वारा मतलब वायु को अंदर लेना, और स्वर या तंत्र या श्वसन नलिकाओं द्वारा उसको फेफड़ों तक पहुंचाना। मतलब वायु को, जो बाह्य वातावरण की वायु है उसको अंदर लेना और उसको फेफड़े तक पहुंचाना, ये अंतःश्वसन होता है। और निःश्वसन होता है, ये एक प्रक्रिया है जो नाक या मुंह से बाहर आती है और वाणी उत्पत्ति के लिए सांस लेना अनैच्छिक रूप से स्वैच्छिक नियंत्रण द्वारा होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है और इसको आप एक बार पढ़िएगा। और बात करेंगे श्वसन तंत्र के क्या क्या काम होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो श्वसन तंत्र के जो प्राथमिक काम होते हैं वो तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, मतलब फेफड़े का कार्य है वातावरण की वायु से सांस द्वारा ग्रहण करना एवं उसे छोड़ना होता है। और संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया में डायाफ्राम जो है वो केवल शुद्ध ऑक्सीजन को ही ले जाता है। आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करके आप याद रख लीजिएगा कि जो श्वसन प्रक्रिया होती है उसमें डायाफ्राम जो होता है वो केवल शुद्ध वायु को ही ले जाता है, मतलब शुद्ध ऑक्सीजन को ही ले जाता है। और डायाफ्राम की जो पेशिकाएं हो उसमें संकुचन होने पर उच्छ्वास होता है, और इस समय फेफड़ों में वायु दाब जो है वो बाह्य दाब से कम होता है। ये लाइन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से आप करके जाइएगा। एवं डायफ्राम की जो पेशियों में जब शिथिलन होता है तो उस पर निःश्वसन होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है उच्छ्वास कब होता है और निःश्वसन कब होता है, ये आपको याद रखना है। इस समय फेफड़ों में जो वायु दाब होता है वो वायु दाब से अधिक होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे फोनेटरी सिस्टम की, जिसे आप स्पंदन तंत्र कहते हैं। तो फेफड़ों के द्वारा आने वाली वायु स्वर तंत्रिकाओं के कंपन एवं हलचल जो उत्पन्न करती है। मतलब देखिए, एक क्या है कि जो फेफड़े के द्वारा आने वाली जो वायु है, देखिए एक बार तो हमने सांस लिया, सांस को बाहर छोड़ा, तो वो आपकी प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है कि जब हम फेफड़े के द्वारा जो वायु बाहर आती है तो स्वर तंतु में एक हलचल होती है, जिससे स्वर कंठ के अंदर जो है वो आवाज़ पैदा होती है, आवाज़ पैदा होती है। ठीक है, और फेफड़े से आने वाली वायु की आवाज़ में बदलने की इस प्रक्रिया को हम स्पंदन व्यवस्था कहते हैं। स्पंदन क्रिया के महत्वपूर्ण अंग निम्न होते हैं, जैसे स्वर तंत्र होता है, यह मांसपेशियों एवं कार्टिलेज का बना हुआ होता है। मतलब यह मांसपेशी और कार्टिलेज का बना होता है, जो गर्दन में ट्रैकिया के ऊपर जो है वो स्थित होता है। जो ट्रैकिया होता है उसके जस्ट ऊपर स्थित होता है। इसमें स्वर तंत्र जो है वो पाए जाते हैं, इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। जो स्वर तंत्र होता है, जैसे आप वोकल फोर्ड भी कहते हैं, उसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। और स्वर तंत्र में 6 कार्टिलेज होते हैं, जिसमें 3 अयुग्मी और 3 युग्मी कार्टिलेज होते हैं। आपको 6 कार्टिलेज के नाम जरूर याद रख लेने हैं, थोड़े से हार्ड जरूर पड़ेंगे, जिनका जो है वो साइंस बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आपको ये नाम एक बार ज़रूर पढ़ लेने हैं। और इसमें से कौन सा युग्मी है, कौन सा युग्मी है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक थोड़ा सा हार्ड टॉपिक मैं कहूँगी है, लेकिन आपको याद जरूर रखना है, एग्जाम में पूछता है ये। ठीक है, तो इसमें जो थायराइड है, क्यूकाइड है और एपिग्लोटिस है, ये अयुग्मी होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। तथा एरिटिनाइड है, क्यूरिफॉर्म है और क्यूरिकुलेट है, ये युग्मी होते हैं, मतलब पेयर्ड में रहते हैं। तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए।
अगला है ग्रसनी। यह लैरिक्स के अंतिम भाग से शुरू होता है। इसमें 3 भाग होते हैं, एक नेसोफेरिक्स होता है, ओरोफेरिक्स एंड लैरिंगोफेरिक्स होता है। और ये क्रमशः जो आपका नासिका मुखी है, कंठ संबंधी भाग है। ग्रसनी सामने से लैरिक्स के द्वारा तथा पीछे से ओसोफेरिक्स के द्वारा जो है ये जुड़ा रहता है। हम आपको रिकमेंड करेंगे जो है एक एक्सपीरियंस और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपकी बड़ी बहन या की तरह हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग इस चैनल के वीडियो को एक बार ज़रूर मत देखिएगा। मतलब ये वीडियो तो आप देखिएगा ज़रूर, लेकिन आप किसी और चैनल पर विजिट करके एक बार इसको डिटेल में एनिमेशन के थ्रू जिस चैनल पर पढ़ाया जा रहा हो तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए मेरे पास अभी इतने संसाधन नहीं है कि मैं आपको एनिमेशन के थ्रू या मतलब बहुत डीपली आपको इस चीज़ें पढ़ा सकूँ। तो आप लोग एक काम करिएगा कि इस चैनल पहले तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सर्च करके एक बार आप लोग वाणी उत्पादन तंत्र के बारे में पूरा डिटेल में एक वीडियो कम से कम ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप एक वीडियो देख लेंगे एनिमेशन के थ्रू, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे आपको एनिमेशन के थ्रू पढ़ा दिया जाता है, तो आप वो एनिमेशन के थ्रू देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो एक सलाह के तौर पर आप किसी भी चैनल का उठा के देख लीजिएगा। ज्ञान कहीं से भी मिले, जो भी टीचर्स यूट्यूब पर वर्क करते हैं वो अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, तो आप किसी भी चैनल का पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। अगला है आपका स्वर तंत्र के बारे में हमें जानना है। तो यह एक मसल्स बोन का बना होता है जिसके अंदर कंपन करने की जो क्षमता होती है, इसे वाक तंत्र भी हम कहते हैं। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं, एक अग्र भाग है, एक पश्च भाग है, ये ग्लोटिक होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे उच्चारण तंत्र की। तो उच्चारण तंत्र जो होता है वो उच्चारण प्रक्रिया के अंतर्गत स्वर तंत्र के द्वारा उत्पन्न जो ध्वनियाँ हैं वो उच्चारण अंग की सहायता से अर्थपूर्ण अक्षर या शब्द के रूप में बदल जाती हैं तथा विभिन्न उच्चारणीय अंगों के स्थान और विधि के आधार स्थान पर विभिन्न ध्वनियों को ये उत्पन्न करते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत 2 प्रकार के उच्चारणीय अंग आते हैं, एक आपके कहलाते हैं सक्रिय उच्चारण अंग और एक दूसरे होते हैं निष्क्रिय उच्चारण अंग। सक्रिय उच्चारण अंग का मतलब होता है कि जो मौखिक रूप से बोलने में सक्रिय रूप से सहायता करते हैं, मतलब जिनमें कंपन होता है। ठीक है, ध्वनि की सक्रियता जो प्रदान करते हैं, जैसे आपका जीभ हो गया, जीभ ओठ हो गया, जो निचला जबड़ा है और नरम तालु है। आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि सक्रिय उच्चारण अंग कौन है और निष्क्रिय उच्चारण अंग कौन है। रटने की जरूरत नहीं है, आप बोलिए और बोलते वक्त जो भी अंग आपको कंपन करते हुए दिखाई देंगे वो सक्रिय उच्चारण अंग, और जो भी अंग आपको कंपन करते हुए महसूस नहीं होंगे वो निष्क्रिय उच्चारण अंग। जैसे अगर हम बात करते हैं तो आपकी कठोर तालु की, तो कठोर तालु में कोई कंपन नहीं होता है, जो ऊपर का ओठ होता है वो भी स्थिर रहता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कंपन नहीं होता है। ठीक है, ऊपरी दांत जो है वो भी, ऊपरी जबड़ा जो है वो सब आपके जो है निष्क्रिय उच्चारण अंग के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं उच्चारण प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंग के बारे में। कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो उच्चारण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो पहला आपका ओठ आता है। एक लचीली संरचना होती है जो दांत पर टिकी रहती है, मतलब दांतों पर ओठ आपका टिका रहता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊपरी तथा एक निचला ओठ। ठीक है, उसके बाद दांत आता है, आपको बस नाम याद रखने हैं। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, रदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। बिल्कुल जितना आपको बता दिया जा रहा है उतना एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, और अगर आप एक वीडियो देख लेंगे वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। अगला है जीवा। ये मांसपेशियों से बनी एक संरचना है जो 2 प्रकार की मांसपेशियों से बनी होती है। एक आपकी इंट्रिंसिक मसल होती है, एक एक्सट्रिंसिक मसल ये होती है। यह एक भाग स्वर तंत्र तथा दूसरा भाग मुंह गुहिका के अंदर एक जगह से जो है वो जुड़ा रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं कठोर तालु की। तो कठोर तालु जो होता है यह हड्डियों से बना एक चाप की आकृति की संरचना होती है आपकी कठोर जो मतलब कठोर तालु जो है, जो कि अल्वेरल रिज से जो कोमल तालु तक ये फैली रहती है। और कोमल ताल होती है या आपकी मांसपेशियों के निर्मित एक संरचना है, मतलब मुंह की जो छत होती है ना, उसे ही हम कठोर और कोमल ताल कहते हैं। पीछे जब आप एक टच करेंगे ऊपर की साइड, मतलब जीभ के जस्ट ऊपर की छत साइड जो आप टच करेंगे तो आपको एक नरम सा जो है मसल्स का बना रहता है, तो वो ना कोमल ताल होती है। और जो आपको हार्ड प्लेट का मतलब है कि जो जीभ के आगे का भाग होता है, मतलब जीभ के जो ऊपर आगे का छत होती है उसे हम कठोर ताल कहते हैं। और मुख गुहा के नाक का गुहा से ये अलग करती है। यह सक्रिय उच्चारण तथा नाक की नली को खोखला और बंद करता है। अगला बात करते हैं अल्वेरल रिज के बारे में। तो यह ऊपरी जबड़े के दांतों को जड़ से शुरू होकर कठोर ताल तक फैली होती है, और इसे मसूड़ों का किनारा या मूर्धा भी कहा जाता है।
अगला आपका होता है जबड़ा। जबड़ा के बारे में आपको जानना है। हड्डियों व मांसपेशियों का बना होता है और इसके दो भाग होते हैं, निचला और ऊपरा जबड़ा, मतलब ऊपरी जबड़ा। और जो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा जबड़ा है जो आपका निष्क्रिय उच्चारण अंग होता है। उसके बाद है यूला। यूला ये एक अत्यधिक लचीली मांसपेशियों का बना होता है जो कि कठकोमल तालु से जुड़ा होता है। बात करेंगे नासिका गुहा की, तो कान के अंदर मतलब स्थिर गुहा को नासिका गुहा कहते हैं। मतलब नासिका गुहा का मतलब होता है नाक के अंदर की जो गुहा होती है वो आपकी नासिका गुहा होती है। नासिका गुहा के नीचे कठोर तालु है, जबकि यह ऊपरी से स्केल बोन का बना होता है। नाक को ये दो भागों में जो डिवाइड करता है उसे हम नासिका भित्ति कहते हैं। तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अगला है उच्चारण अंग के क्या क्या द्वितीयक कार्य होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो उच्चारण अंग जितने भी होते हैं, जैसे कठोर ताल, नरम ताल, जीभ, दांत, ओठ, ठीक है, सभी के प्राथमिक कार्य होते हैं भोजन को मतलब ग्रहण करने में, और द्वितीयक कार्य इसके क्या होते हैं, वाणी का उत्पादन करने में। तो ये आपको पढ़ना है। जो ओठ होता है मतलब द्विओष्ठी और दंतोष्ठी उच्चारण में ये सहायता करता है। वे ध्वनियाँ जो दोनों ओठों की सहायता से बोली जाती है उन्हें द्विओष्ठी या व्यंजन ध्वनियाँ वो होती हैं। दांतों को ऊपर के मतलब नीचे के ओठ को छू करके जो उच्चारित होती हैं उन्हें दंतोष्ठी ध्वनियाँ कहते हैं। अगला है दंत और दंतोष्ठी ध्वनि के उच्चारण में ये सहायता करती हैं। और जीभ जो होती है वो आपके दंत, तालव्य और कंठ ध्वनियों के उच्चारण में सहायता करती है। और ये 3 प्रकार की मतलब इसके भाग होते हैं, एक अग्र भाग, मध्य भाग और पृष्ठ भाग। तो आपको याद रखना है, आपसे पूछेगा कि जीभ जो होता है वो किस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में सहायता करता है, तो दंतीय, तालव्य और कंठी तीनों प्रकार की ध्वनियों में ये सहायता देता है। अगला है कठोर ताल। यह तालव्य और मूर्धन ध्वनियों के उच्चारण में सहायता देता है। कोमल ताल जो होती है वो कंठी ध्वनियों और नासिकी ध्वनियों के उच्चारण में सहायता देती है। वस्त जो होता है वो आपका अगर बात करते हैं तो या, र, ल और न जैसी ध्वनियों के उच्चारण में सहायता देता है। नेक्स्ट युवला की बात करते हैं तो ये मुख गुहा और नासिका गुहा में ये भेजता है ध्वनियों को, ठीक है, उसमें उच्चारण में सहायता देता है। नासिकी ध्वनियों में जो ये आपके पंचम वर्ण होते हैं तो ये पंचम वर्ण का उच्चारण करने में हमारी मदद करती है। तो उसके बाद मुखी ध्वनियों की बात करते हैं तो मुख ध्वनियों में वायु नाक की नली से नहीं पास होती, यह वायु मुख गुहा से होकर के निकलती है, ठीक है। तो ये आपकी मुख जो है वो मुखी ध्वनियाँ होती हैं। अब यहाँ बात करेंगे संवहन एवं अनुनादक तंत्र के बारे में। तो स्पंदन व्यवस्था द्वारा आने वाली ध्वनियाँ अधिक तीव्रता और कमजोर प्रवृत्ति की होती हैं। जो आपकी स्पंदन व्यवस्था होती है उसमें जो ध्वनियाँ आती हैं उनकी तीव्रता भी कम होती है, मतलब वो सुनने योग्य नहीं होती हैं। तो ये संवहन तंत्र जो होता है इन ध्वनियों में उनकी तीव्रता को बढ़ाने का काम करता है। और इस व्यवस्था में स्पंदन व्यवस्था से जो प्राप्त ध्वनियों है उनकी तीव्रता को बढ़ाई जाती है, जिससे आवाज़ के गुण में भी बदलाव आता है। इसे ही हम निस्पंदन व्यवस्था कहते हैं। विभिन्न गुहा द्वारा शक्ति व गुणों को बदलने की क्रिया को अनुनादन मतलब अनुनादक संवहन कहते हैं, क्योंकि सभी व्यक्ति के कंठ के ऊपर की गुहा भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, इसीलिए संवहन किसी भी व्यक्ति की आवाज़ के गुण एवं विशेषता जो है वो प्रदान करता है। यही वाणी भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य, उपवाक्य, शब्द एवं ध्वनियों के उच्चारण में काम आती है। इनके मुख्यतः 3 भाग होते हैं और तीनों के नाम आपको याद रखना है, जो मुख गुहा है, नासिका गुहा है और फ्रेंजियल गुहा है। तो ये तीनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला है संवहन तंत्र के क्या प्राथमिक कार्य क्या होते हैं वो हमें जानना है। तो देखिए, मुख गुहा का प्राथमिक कार्य है भोज्य पदार्थों को चबाना और शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। तो आपको सभी के प्राथमिक तथा द्वितीयक कार्य पता होने चाहिए। जब हम यूनिट 1.4 पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम वाणी के द्वितीयक कार्य को देख रहे होंगे। नासिका गुहा का कार्य है तापक्रम नियंत्रण, वायु को शुद्ध करना एवं नमी को मतलब प्रदान करना। अगला फ्रेंजियल गुहा है, इसका कार्य चबाने में तथा दांत और जीभ की सुरक्षा करने में मदद करना होता है। संवहन तंत्र के द्वितीयक कार्य पढ़ेंगे तो प्राथमिक कार्य के अतिरिक्त अनुनादन व्यवस्था का जो द्वितीयक कार्य है वह मुख गुहा और फ्रेंजियल गुहा ध्वनियों के अनुनादित करने तथा नासिकी ध्वनियों की तीव्रता में परिवर्तन करने में होता है। मतलब जो आपकी तीनों गुहा होती है उसमें जो मुख गुहा और फ्रेंजियल गुहा होती है वो ध्वनियों के उत्पादन करने में, और जो नासिका गुहा होती है वो ध्वनियों की तीव्रता में परिवर्तन करने में मदद करती है। और वाणी उत्पत्ति के लिए संदेश भेजता है, वाणी समझने के लिए प्रेरित करना तथा उसके स्वरूप उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सब इसके काम होते हैं।
अब बात करेंगे यूनिट 1.4 पे, जो कि हमारा है वाणी के द्वितीयक कार्य क्या क्या होते हैं उसके बारे में। तो सांस शरीर के उच्चारणीय अंग वाणी को प्रसारित करने में जो है वो सहायता देते हैं। साथ ही उनका मुख्य कार्य होता है जीवन दायनी होता है। जो वाणी एक द्वितीयक कार्य है, हमारे शरीर के वाणी की उत्पत्ति के लिए कोई एक अंग नहीं है। जितने भी प्रणाली जो वाणी उत्पादन में सम्मिलित है उनका अपना बायोलॉजिकल कार्य होता है, जिन पर हमारा शरीर पूरी रूप से निर्भर करता है। देखिए, वाणी के बिना व्यक्ति जिंदा रह सकता है, लेकिन फेफड़े के बिना व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। देखिए, वाणी के जितने भी द्वितीयक कार्य होते हैं वो सब वाणी उत्पादन में, जितने भी वाणी उत्पादन अंग होते हैं उनका द्वितीयक काम होता है वाणी को उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करना। जहाँ तक वाणी का संबंध है, इसके लिए प्रत्येक संरचना द्वितीयक कार्य के रूप में जो है वो मदद नहीं बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाणी उत्पादन में सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक, तो अलग अलग प्राथमिक और द्वितीयक कार्य होते हैं जितने भी वाणी उत्पादन के अंग होते हैं। जैसे प्राथमिक कार्य तो उनका चबाना, खाना, श्वास लेना, ये सारे काम होते हैं। लेकिन द्वितीयक कार्य सभी अंगों का यही होता है कि वाणी के उत्पादन में सहायता प्रदान करना। एक एक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे कि जो आपकी श्वसन व्यवस्था होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो मुख्य अवयव होते हैं, मतलब क्या क्या मुख्य अंग होते हैं श्वसन तंत्र में। तो इस श्वसन तंत्र में आपका फेफड़ा एक मुख्य अंग होता है, जो ब्रोंकाई होता है, श्वास नली वो के मुख्य अंग होता है। ठीक है, ट्रैकिया जो होता है ये कुछ इसके मुख्य अंग होते हैं। और इनका प्राथमिक कार्य होता है सांस लेने में हमारी मदद करना, मतलब जो श्वसन की प्रोसेस है उसमें हेल्प करना। और द्वितीयक कार्य होता है ध्वनि उत्पादन में हवा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये इसका द्वितीयक काम होता है। अगला है स्पंदन व्यवस्था, जिसमें स्वर यंत्र आता है, जो वोकल फोर्ड होता है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है। इसी का प्राथमिक काम होता है आहार को श्वास नली में जाने से बचाना, मतलब भारी वस्तु को उठाने में जो है मलहरण में हवा का दबाव बनाए रखना। कहने का मतलब ये है कि आहार नाल को श्वास नली में जाने से रोकना। जैसे एक विंड पाइप होती है, एक फूड पाइप होती है, तो इसका काम होता है जो आपका वोकल फोर्ड होता है, ये आहार जो भोजन होता है उसको विंड पाइप, मतलब उसमें उसको जो होता है वो आपके फूड पाइप में, और जो आपकी अलग होते हैं उनको जो है विंड पाइप में भेजने, मतलब जो वायु रहती है उसको विंड पाइप में भेजने का काम करती है। तो ये वोकल फोर्ड द्वारा अलग होते हैं। इनका प्राथमिक कार्य होता है। द्वितीयक कार्य होता है उच्छ्वास प्रवाह पर आधारित स्वर तंत्रिकाओं का स्पंदन और वाणी उत्पादन में ये मदद करते हैं। संवहन तंत्र में जो अंग होते हैं वो मुख होता है, नाक होता है, गला होता है। इसके ये कुछ प्रमुख अंग हैं और इनका काम होता है खाना और सांस लेने में मदद करना। और द्वितीयक काम होता है भिन्न भिन्न ध्वनियों के रूप में परिवर्तित होना और वाणी की विविधवत में प्रस्फुट होना। अगला है उच्चारण तंत्र। उच्चारण व्यवस्था में जो अंग होते हैं वो आपके दांत, ओठ, जीभ, कठोर ताल, नरम ताल, यूबेला, ये सब आते हैं। और चबाना, निगलना, चूसना, ये इनका प्राथमिक कार्य होता है। द्वितीयक कार्य होता है ध्वनि, स्वर, व्यंजन तथा उनके सम्मिलित विविध रूप से उत्पन्न करना। तो ये इनके द्वितीयक कार्य आपके होते हैं। तो ये आपका है। बात करेंगे यूनिट 1.5 पे अब, जो कि हमारा है इंट्रोडक्शन टू स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। इस टॉपिक पे बात करेंगे। मतलब देखिए, ये हमारा है भाषा और जो आपकी वाणी है उसके क्या विकार होते हैं उनमें। ठीक है, वो क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना है। और आप आगे के यूनिट में हम आपका जब रिवीजन करवाएंगे तो आपको बताएंगे कि स्पीच डिसऑर्डर किस टाइप के होते हैं। तो सारे डिटेल में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन आपसे पूछा गया है, वो आप पढ़ लीजिए। तो वाणी और भाषा संबंधी जो विकार है वो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में जो 21 प्रकार के डिसेबिलिटी दी गई है उसमें भी एक प्रकार जो है आपका स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर आपका आता है। ठीक है, तो आपसे जैसे वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर कौन से अधिनियम में है, तो आपको याद रखना है RPWD 2016 में है। ऐसे ही 100 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 100 टाइप के क्वेश्चन कोई अलग से नहीं आता, वो आपके सिलेबस से ही जो उनको चुनिंदा क्वेश्चन लगते हैं वो आपको दे देते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं तो विकलांगों में शामिल है। या तो हम सब जानते हैं कि वाणी और भाषा जो है हमारे संचार व्यवहार का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। जिन व्यक्तियों को वाणी और भाषा संबंधी विकलांगता हो उनका सामाजिक जीवन जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। जब व्यक्ति को बोलने में प्रॉब्लम होती है तो उसको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह की बहुत सारी विकलांगताएँ जो है वो देखने को मिल जाती हैं। यह विकलांगता ना सिर्फ व्यक्ति को अकेलेपन का एहसास कराती हैं बल्कि उसके अंदर मानसिक तनाव भी उत्पन्न करती हैं। कि अगर किसी व्यक्ति में स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर हो जाता है तो व्यक्ति पहली बात तो दूसरों के साथ जुड़ने में उसको प्रॉब्लम होगी, व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करता है और एक जो मेंटली प्रेशर है, मेंटल तनाव है, वो भी बच्चे को देखने को मिल जाता है।
अब यहाँ पे बात कर रहे होंगे वाणी और भाषा विकलांगता होती क्या है, एक्चुअल में क्या है वाणी और भाषा विकलांगता, उसके बारे में जानेंगे। तो वाणी और भाषा संबंधी जो विकलांगता है वो एक ऐसी स्थिति होती है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें व्यक्ति को बोलने की क्षमता और भाषा कौशल दोनों को प्रभावित करती है। मतलब व्यक्ति के बोलने की क्षमता को और उसकी भाषाई कौशल दोनों को प्रभावित ये करती है आपकी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। दिव्यांग अधिकार अधिनियम जो कि RPWD है में दी गई परिभाषा के अनुसार किन्हीं कारणों से हुई एक अस्थायी विकलांगता है। मतलब ये विकलांगता अगर किसी व्यक्ति को हो जाती है तो वो एक परमानेंट डिसेबिलिटी आपकी होती है। मतलब इसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वैसे भी मैंने आपको बता रखा है दिव्यांगता को पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता है, उसमें थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता है। ठीक है, जो व्यक्ति की वाणी भाषा और भाषा के विभिन्न घटकों में एक से अधिक क्षेत्र को जो प्रभावित करती है वही आपकी कहलाती है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। इसके अंतर्गत आने वाले विकार कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हकलाना हो गया, शब्दों का सही उच्चारण न कर पाना, भाषा का आवाज़ में कोई परेशानी होना। मतलब इसमें क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो हकला कर बोलते हैं, शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, जैसे राम को लाम बोलना, ठीक है, बिस्कुट को किटकुट बोलना, इस तरीके से बोलना, ट्रक को ट्रक बोलना। तो बहुत सारे ऐसे रहता है कि उन्हें बोलने में परेशानी होती है, भाषा या आवाज़ में उनको परेशानी आती है। हम जब कुछ बोलने के लिए अपने मुंह से आवाज़ निकालते हैं तो उसे हम वाणी कहते हैं। मैंने आपको बता रखा है फर्स्ट अपने 1.1 में ही पढ़ा कि वाणी मतलब मौखिक रूप से आवाज़ को निकालना ही वाणी होती है। और वाणी संबंधित विकार से व्यक्ति को निम्नलिखित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं उनकी साफ आवाज़ का ना होना, कर्कश आवाज़ होना, स्पष्ट रूप से आवाज़ ना होना, ठीक है, बोलते वक्त एक ही बात को दोहराना, बोलते समय अनैच्छिक जगहों पर रुक जाना, मतलब जहाँ पे नहीं रुकना चाहिए वहाँ पे रुक जाना, ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब हम थोड़ा लैंग्वेज के बारे में पढ़ लेते हैं, लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या क्या परेशानियां होती हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो भाषा एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपनी बात कह पाते हैं और दूसरे की बात को हम समझ पाते हैं। एक ऐसा मीडियम होता है जिसके माध्यम से हम आपकी बात और आप हमारी बात समझते हैं। जब आप कमेंट करेंगे तो उससे हम समझ जाएंगे कि आप क्या चाहते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, या आप क्या कहना चाहते हैं, वो आपकी लैंग्वेज के माध्यम से हम समझते हैं और अपनी बात को भी हम आपकी लैंग्वेज के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। और भाषा संबंधी विकार से प्रभावित व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां जो है उसका सामना करना पड़ता है। जैसे लोगों की कही बात का अर्थ ये नहीं समझ पाते कि बोला क्या जा रहा है, ठीक है, जिनमें भी भाषा विकार होगा वो नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, उनकी लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम होती है, इनके पास वोकैब की कमी होगी, बोलने के लिए शब्दों को जोड़कर उचित वाक्य करने में परेशानी, भाषा को पढ़ने व लिखने में परेशानी, ठीक है। और जब बच्चा बोलना और दूसरों से बतियाना सीख रहा होता है तब वाणी और भाषा संबंधी विकलांगता के लक्षण नज़र आते हैं। जैसे जब बच्चा दूसरों से कम्युनिकेट करता है तब उसके बोलने के जो कौशल हैं, मतलब वो वाणी और भाषा जो विकार है वो नज़र आता है। और विशेषज्ञों की सहायता से बच्चे की वास्तविक परेशानी और उसके जो कारण है उसका पता लगाया जा सकता है। देखिए इसका यही एक इलाज है कि सही वक्त पर बच्चे को सही सहायता मिल जानी चाहिए और कई मामले में वे परेशानियों से उबर सकते हैं, उनकी स्थिति अस्थायी विकलांगता तक नहीं पहुंचती, ठीक है। मतलब अगर आप उनको ठीक ढंग का ट्रीटमेंट देंगे तो उनकी स्थिति अस्थायी विकलांगता तक नहीं पहुंचेगी। इससे यह ज़रूरी है कि माता पिता और शिक्षक जो हैं वो बढ़ते बच्चों की वाणी और भाषा विकास पर ध्यान दें और उनको कोई असमानता होने की स्थिति में उचित चिकित्सीय परामर्श जो है वो सब दिलवाएं। इससे हम काफ़ी हद तक बच्चे की वाणी और भाषा विकार को थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम बच्चे के वाणी और भाषा विकास को कम कर सकते हैं। तो वाणी और भाषा विकार आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा पूरा था यूनिट 1.5, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी का 1-2 नंबर ज़रूर बढ़ा देगा। तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका चैनल है तो आपको इस परिवार की संख्या को ज़रूर से बढ़ाना है, ठीक है। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो आपको डाली जाए तो उसकी अपडेट आपको समय से मिलती रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।